गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष शर्मा डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के पार्ट नंबर 1 में अपने स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो 1 नंबर का आता है और एक 3 नंबर का, यानी टोटल कितने नंबर का है? 4 मार्क्स का एक चैप्टर है आपका। बहुत एक सिंपल टॉपिक है ये, जो अपन डेली यूज के अंदर अपन भोजन वगैरह लेते हैं, अपने स्वास्थ्य संबंधी अपनी इन्हीं चीज़ों को अपने इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट दे रखा है वो न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द बेस ऑफ लाइफ, यानी जो पोषण जो होता है वो अपने जीवन का क्या होता है, आधार होता है। ये आप सब जानते हैं कि अपन जो खाना खाते हैं, भोजन जो अपन लेते हैं, उस भोजन से ही हमारे बॉडी की सारी जो क्रियाएं हैं वो एक्टिव रहती है। यानी अपन ये कह सकते हैं, जब अपन खाना नहीं खाते हैं तो अपना शरीर कार्य करने लायक या कार्य करने की स्थिति में क्या रहता है, वो नहीं रहता है। यानी अपन कोई भी वर्क या फंक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें बॉडी के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? इस भोजन से मिलती है। इसलिए क्या है, लिख रखा है न्यूट्रिशन इज द बेस ऑफ लाइफ, यानी भोजन जो होता है, पोषण जो होता है, वो जीवन का क्या होता है, आधार है। इट इंक्लूड इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी इस जो पोषण जो होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या शामिल है। फर्स्ट लिख रखा है इंक्लूड इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी जो पोषक पदार्थ है उनको ग्रहण करना, पहला काम। ठीक है, क्या क्या शामिल है? पहला काम क्या होता है, जो पोषक पदार्थ है उनको क्या होता है, ग्रहण करना शामिल है। उसके बाद देखिए, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल फॉर्म। ये क्या कर रहा है, जो अपन जो इनटेक जो फूड मटेरियल ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जो ले रहे हैं, जो पोषक पदार्थ अपन ग्रहण कर रहे हैं, उनकी जो एक जटिल फॉर्म जो होती है, जटिल जो रूप होता है, उसको अपन एक क्या करते हैं, सरल रूप में, जिसको अपन ये कह सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड कह सकते हैं अपन, यानी भोजन को पचाना। जैसे अपन दांतों के द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ते हैं, उसके अंदर लार क्या है, वो सलाइवा जो अपन उसके अंदर मिक्स करते हैं, देन वो स्टोमक में जाता है, वहाँ पर क्या होता है, पाचीकरण क्रिया होती है, और पाचीकरण इमल्सिफिकेशन क्रिया होती है। उसके बाद में क्या, उसका डाइजेशन होता है। तो ये जो चीज़ है वो, यानी अपन उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होती है उसको अपन किस में करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी जब भोजन का डाइजेशन हो गया, तो डाइजेशन होने के बाद, पहले हमने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद क्या लिख रहा है, एब्जॉर्प्शन यानी उसका अवशोषण होगा, और एसिमिलेशन यानी उसका स्वांगीकरण होगा। अवशोषण का मतलब जो उपयोगी पदार्थ, जैसे भोजन जो हमने लिया, उसका हमने जो उपयोगी पार्ट जो अपनी बॉडी सेल्स क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो एब्जॉर्ब नहीं करेगी उसको अपन क्या होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के द्वारा, जो अपनी बॉडी के हार्मफुल होते हैं या जो जहरीले होते हैं या जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन द्वारा बॉडी से क्या कर देते हैं, अपन बाहर कर देते हैं। तो जो भोज्य पदार्थ लिया, उसका डाइजेशन किया, डाइजेशन करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन किया, और एसिमिलेशन का मतलब होता है जो पाचक रस जो बना, उस पाचक रस को शरीर की प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाना, वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी उसके बाद में जब इतना काम हो गया तो उस पोषक पदार्थ को जो अपनी बॉडी के अंदर गया है, जिसका पाचन हुआ है, जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, जिसका स्वांगीकरण हुआ है, उसका अपन यूटिलाइज करेंगे, यानी उसका अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो ये क्या होता है, पोषण होता है। यानी पोषण क्या होगा, जीवन का आधार है, जिसके अंदर भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसका अवशोषण करना और उसका उपयोग करना, ये चीज़ें सारी किसके अंदर शामिल होती है, ये सारी के सारे पोषण के अंदर, न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या होते हैं, शामिल होता है। तो क्लियर यहाँ तक समझ में आया? पहला पॉइंट था अपना न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण में क्या है आप बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है फूड, भोजन, यानी भोजन क्या है, भोजन में अपने क्या लेना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इट इज सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड नीड फॉर सर्वाइवल, यानी जो ये है, ये जो इट इज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या है, न्यूट्रिशन का सोर्स है, कौन, फूड है। फॉर सर्वाइवल, ये किस किस के लिए आवश्यक है, नीड फॉर, यानी जो भोजन अपन लेते हैं, फूड जो अपन लेते हैं, वो हमें क्यों आवश्यक है, उसके लिए कह रहा है नीड फॉर सर्वाइवल, यानी उत्तर जीविता के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए, अपन ये कह सकते हैं जीवित रहने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, भोजन की रिक्वायरमेंट पड़ी, नीड फॉर सर्वाइवल। नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है मेंटेनेंस, पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, सर्वाइवल, और दूसरा क्या लिख रखा है, मेंटेनेंस।
ठीक है, जैसे यहाँ हमने लिखा नहीं ये पॉइंट जिसे, वैसे इसके अंदर इंक्लूड इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल फॉर्म, और क्या होता है एब्जॉर्प्शन एंड क्या होगा यूटिलाइजेशन। वैसे यहाँ पर लिख रखा है कि भोजन क्यों आवश्यक है, तो क्या लिखा हमने, नीड फॉर सर्वाइवल यानी उत्तरजीविता के लिए, मेंटेनेंस का मतलब क्या होगा, बॉडी का रख रखाव, क्या है, बॉडी का रख रखाव, ग्रोथ के लिए मतलब शरीर की वृद्धि के लिए, फिर डेवलपमेंट यानी शरीर के विकास के लिए, एंड इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा तंत्र पर जो इम्यून पावर है उसके बनाए रखने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, फूड की। क्योंकि आपको सबसे पहले जब परिभाषा हमने डेफिनेशन न्यूट्रिशन की पढ़ी थी, उसे स्टार्ट करने से पहले ही कहा था हमें कोई भी फंक्शन करने के लिए हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, इस फूड से मिलती है। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी स्टूडेंट्स, अपन क्या कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों रिक्वायरमेंट है भोजन की, सर्वाइवल यानी उत्तरजीविता के लिए, मेंटेनेंस मतलब बॉडी का रखरखाव के लिए, ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए, डेवलपमेंट यानी विकास के लिए, इम्यूनिटी मतलब इम्यून पावर यानी प्रतिरक्षा तंत्र है उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, फूड की रिक्वायरमेंट पड़ी। अगला पॉइंट है फॉर लिविंग बीइंग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, क्या लिख रखा है, फॉर लिविंग यानी प्राणी के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर, ये 7 चीजें मैंने लिख रखी। यहाँ पर क्या क्या लिख रखा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, फाइबर, मिनरल्स और वाटर, ये 7 चीज मैंने लिख रखी है। यानी एक भोजन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, अपन इसको कहेंगे बैलेंस डाइट। अपनी यहाँ डेफिनेशन अलग से लिख रखी है बैलेंस और अनबैलेंस डाइट की, यहाँ और बताएंगे। तो ये फूड क्या है, यानी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है जो सर्वाइवल उत्तरजीविता यानी रखरखाव, वृद्धि, विकास और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन इसके अंदर होना क्या चाहिए, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, इसके अंदर फैट यानी वसा होनी चाहिए, यानी विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स यानी खनिज लवण होने चाहिए, फाइबर्स यानी रेशेदार युक्त भोजन होना चाहिए, वाटर यानी जल होना चाहिए, शुड बी अवेलेबल इन गुड क्वांटिटी यानी एक उचित मात्रा के अंदर होना चाहिए। क्लियर है, क्या होना चाहिए, एक उचित मात्रा के अंदर होना चाहिए। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फूड बोलेंगे, भोजन अपन कहेंगे। नेक्स्ट अपने पास क्या है, बैलेंस डाइट और एक लिख रखा है मैंने अनबैलेंस डाइट। दोनों क्या होती है, बैलेंस का मतलब आप ये समझे कि संतुलन, जैसे आप जो झूला जो होता है आपका, आपने देखा होगा दोनों तरफ सीट, जो छोटे बच्चे झूलते हैं उसको दोनों तरफ सीटें लगी होती है, एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा क्या बैठता है, इधर बैठता है। जब बच्चों का दोनों का वेट यदि बराबर है तो वो झूल नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस रहेगा। किसी भी एक बच्चे में वेट कम ज़्यादा हो तो वो क्या करेगा, झूला ऊपर नीचे ऐसे झूलता रहेगा, और बच्चा क्या करेगा, उसको अपना इंजॉय करता रहेगा। तो वो तो हो गया अनबैलेंस। और बैलेंस का मतलब वो हिलना नहीं चाहिए। तो बैलेंस का मतलब संतुलित, यानी ऐसी डाइट लें, ऐसा भोजन लें अपन जिसके अंदर भोजन के सभी अवयव, अब भोजन के सभी अवयव कौन कौन से हो गए, अभी जो आपको बताएं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, रेशे हैं और वाटर है। ये 7 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने भोजन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, अपने भोजन के लिए क्या है, आवश्यक है। लेकिन शर्त क्या है, ये बैलेंस होनी चाहिए, यानी एक उचित मात्रा के अंदर, एक गुड क्वांटिटी के अंदर ये अपनी भोजन के अंदर उपलब्ध हो तो अपन उसको कहेंगे संतुलित आहार अपन कहेंगे। यदि इनमें से किसी की भी कमी हो गई स्टूडेंट, यदि इन तत्वों में से किसी की भी यदि कमी हो गई तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अनबैलेंस डाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, अनबैलेंस डाइट कहेंगे। अब बैलेंस डाइट यदि अपन लेते हैं तो अपनी बॉडी की इम्यून पावर है वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सारे जो पोषक तत्व हैं वो जो एक उचित मात्रा के अंदर होने चाहिए वो हमारी बॉडी में है, तो बॉडी की इम्यून पावर क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी, सपोज कार्बोहाइड्रेट की हो गई, विटामिन की हो गई, या खनिज लवण की हो गई, या अन्य किसी मान लो वाटर की हो गई, किसी की भी यदि कमी हो गई, डेफिशिएंसी है किसी की भी, तो वहाँ पर डाइट क्या हो गई, अपनी अनबैलेंस हो गई। और जब डाइट यदि अनबैलेंस हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर अपना इम्यून पावर भी क्या होगा, सही तरीके से काम नहीं करेगा। और जब अपना इम्यून पावर यदि सही तरीके से काम नहीं करतेगा तो वहाँ पर कोई ना कोई अपनी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, डिजीज उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर है। तो अब देखिए बैलेंस डाइट, फूड विच हैव एनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
ये क्या लिख रहा है, फूड विच हैव इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी ऐसा भोजन जिसके अंदर जो पोषक तत्व जो हैं उनकी एक उचित मात्रा के अंदर, यानी भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ हो, पोषक तत्व हो। अब पोषक तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ जो अपन ने लिख करके वही हमने लिख करके कौन कौन से पोषक तत्व, देखो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, मिनरल्स है और फाइबर्स है एंड वाटर है। ये एलिमेंट्स हमने लिख करके ये एक उचित मात्रा के अंदर यानी पर्याप्त मात्रा के अंदर जिस भोजन के अंदर उपस्थित हो तो भोजन क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा, यानी संतुलित आहार कहलाएगा। ड्यू टू दिस बैलेंस डाइट बॉडी गेट बेटर इम्यूनिटी पावर, मतलब यदि बैलेंस जो डाइट अपन लेते हैं, संतुलित आहार यदि अपन लेंगे तो अपनी बॉडी की क्या होगी, इम्यून पावर है, अपनी जो प्रतिरक्षा क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्रतिरक्षा क्षमता क्या होगी, अपनी बढ़ जाएगी। इम्यून पावर का मतलब जो आपने चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा भी था, इम्यूनिटी सिस्टम वाला चैप्टर, इससे पहले वाले में हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 4 के अंदर, उसके अंदर क्या लिखा था हमने, इम्यूनिटी पावर के अंदर यानी रोगों से लड़ने की क्षमता जो है, क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता, या जो अपनी बॉडी के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल एंटर करके कोई डिजीज उत्पन्न करना चाहते हैं तो उन रोग कारकों से, उन पैथोजन से लड़ने की जो क्षमता है, लड़ने की जो ताकत है, जो पावर है, वो ही क्या कहलाती है, इम्यून पावर कहलाती है। और ध्यान दें स्टूडेंट, जिस व्यक्ति का जितना अच्छा इम्यून सिस्टम होगा वह रोगों से उतना ही क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अपन कई बार क्या करते हैं, अपन कहते बिल्कुल स्वस्थ साहब, बॉडी अपनी बहुत कमज़ोर, अपन अपने आप स्वस्थ मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी जैसे मान लीजिए ठंड है या सर्दी का थोड़ा सा प्रकोप बढ़ा या गर्मी का थोड़ा सा प्रकोप बढ़ा, वो जैसे ही अपनी बॉडी पर अफेक्ट डालते अपन क्या करेंगे, बॉडी अपनी क्या होगी, अनकॉन्शियस स्टेट में चल जाएगी अपनी, या अपन ये कहना चाहिए कि बॉडी के अंदर अनेक रोग उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि अपना इम्यून पावर से लड़ने की ताकत नहीं रखता है। और जब ऐसा नहीं रखेगा वो इसलिए होता है क्योंकि अपन जो भोजन लेते हैं वो अनबैलेंस है। तो बैलेंस डाइट के अंदर आदमी की जो इम्यून पावर है वो क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में बढ़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है अनबैलेंस डाइट। तो अनबैलेंस का मतलब इन तत्वों में से किसी की भी क्या हो जाए, कमी हो जाए। डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स द डाइट बिकम अनबैलेंस, यानी इनमें से किसी की, चाहे प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे वसा हो, चाहे खनिज लवण हो, चाहे फाइबर्स हो, किसी की भी यदि कमी हो जाए तो वो भोजन बैलेंस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनबैलेंस डाइट में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यू टू दिस अनबैलेंस डाइट बॉडी गेट्स मेनी डिजीज, यानी जब अनबैलेंस डाइट यदि अपन लेंगे कई दिनों तक तो अनबैलेंस डाइट के कारण क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर अनेक रोग क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनेक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ये तो था आपका क्या है, न्यूट्रिशन, फूड, बैलेंस और अनबैलेंस डाइट। अब अपन देखते हैं माल न्यूट्रिशन। क्या है माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण। ये कुपोषण क्या होता है, इट इज द कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग ए डाइट इन विच वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, क्या लिखा, वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर आइदर इनफ आर टू मच फॉर ए लॉन्ग पीरियड। क्या लिखा है, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी अपने कह सकते हैं असंतुलित आहार की वह स्थिति, मतलब अनबैलेंस तो है क्योंकि नाम क्या लिखा है, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। कु और पोषण, पोषण का मतलब तो पोषण है, कु का मतलब सही तरीके से पोषण नहीं जाना, और सही तरीके से नहीं जाने का मतलब हो गया कि भोजन क्या हो गया, वो अनबैलेंस डाइट है अपना। तो अनबैलेंस डाइट की वह स्थिति जिसमें लंबे समय तक, ध्यान रखें ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन अपने कोई वाले विटामिन की कमी हो गई, या 1-2 दिन हमने प्रोटीन नहीं खाया, या हो सकता है 1-2 दिन हमने वसा नहीं खाई, हो सकता है हमने 1-2 दिन कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, तो ऐसा नहीं है। यानी लंबे समय तक किसी एक या अधिक पोषक तत्व की, यानी या तो जैसे मान लो एक विटामिन कमी हो गई, या कोई प्रोटीन कमी होगी, क्या वसा कमी होगी, या फिर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, 2-2, 3-3 पोषक तत्वों की, तो एक या अधिक पोषक तत्व की या तो क्या हो, कमी हो, या फिर क्या हो, उसकी अधिकता हो। क्या हो, या तो उसकी क्या हो, कमी हो, या उसकी अधिकता हो, या फिर क्या हो, कम मात्रा के अंदर हो। यानी कोई सा भी पोषक तत्व हो, उसमें एक हो या अधिक हो, यदि किसी पोषक तत्व की मात्रा कम मिल जाए, या आवश्यकता से अधिक मात्रा लेने लग जाए, या फिर वो बिल्कुल ही क्या हो, भोजन के अंदर
उपस्थित नहीं हो, मतलब वो अनुपस्थित हो, तो उस कंडीशन के अंदर उसको अपन क्या बोलेंगे, मालन्यूट्रिशन कहेंगे, कुपोषण कहेंगे। लेकिन शर्त ध्यान रखें, क्या लिखा मैंने, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय तक स्थिति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन उसकी कमी हो गई या 1-2 दिन अधिकता हो गई या 1-2 दिन उसकी मात्रा कम ले ली हमने, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन एक लंबे समय तक यदि कोई पोषक तत्व कम हो या अधिक हो मात्रा के अंदर, या फिर बिल्कुल क्या हो, भोजन के अंदर वो अनुपस्थित हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण बोलते हैं। मालन्यूट्रिशन क्या हो गया, ओवर न्यूट्रिशन, और का मतलब क्या हो गया, अधिक मात्रा के अंदर लेना। अंडर न्यूट्रिशन मतलब मात्रा क्या उसकी कम हो। डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, उसकी कमी हो। ध्यान रखिए इसमें क्या कर रहा हूं, ओवर का मतलब आवश्यकता से अधिक लेना, अंडर का मतलब आवश्यकता से कम लेना, और डेफिशिएंसी का मतलब बिल्कुल है ही नहीं वो आप। लेकिन शर्त है तीनों की, वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग टाइम, क्या होना चाहिए, लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक ऐसी कंडीशन उपस्थित है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन कहेंगे, कुपोषण कहेंगे। अगला इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के क्या प्रभाव हो सकते हैं, मतलब जब अनबैलेंस डाइट अपन लंबे समय तक लेते हैं तो हमने कहा कई तरह की बीमारियां हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा भी अपन देखो क्या क्या लिख रखा है अपने पर, यहाँ पहला लिख रहा है फटिक यानी थकान, ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। यदि अपन ऐसा लेंगे, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, कुपोषण की स्थिति यदि हो जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, थकान आ जाएगी। क्या आ जाएगी, थकान। थकान क्यों आती है, हमारे पास एनर्जी नहीं है इसलिए थकान आती है। भाई अपन बहुत ज़्यादा कई बार वर्क कर लेते हैं और भोजन की कमी है या हमें बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, तो इजी वे में अपन कह सकते हैं क्या होगी, ताकत नहीं है शरीर के अंदर, नहीं एनर्जी नहीं है, मतलब उसी कमी से हमें बॉडी की आ गई, थकान आ गई, फटीग हो गई। उसके बाद डिजीज यानी रोग हो सकते हैं, ड्यू टू इम्यूनिटी यानी अपना इम्यून पावर भी कम हो जाएगा यदि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं हो, फूड अपन नहीं लेंगे तो अपने पहले भी लिखा था कई तरह की डिजीज क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। अगला है इम्प्रॉपर ग्रोथ यानी अनुचित वृद्धि, जो वृद्धि जो होनी चाहिए उस सेम तरीके से। तो कई बार अपन देखें कि इतनी भयंकर वृद्धि हो गई कि आदमी बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया, या कई बार इस तरीके शिकार हो गया, एकदम दुबला पतला मरियल सा हो चुका है आदमी, और बिल्कुल भी ऐसा लगता है जैसे कोई ढांचा खड़ा कर रखा है हमने, कोई स्केलेटन खड़ा कर रखा है, कोई कंकाल खड़ा कर रखा है। तो ये क्या है, इम्यूनिटी पावर जो होता है अपन उसकी वजह से, या ठीक है। अगर इम्प्रूव ग्रोथ, अब ग्रोथ के अंदर आप बताएं जो बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए, उसका कारण क्या लिख रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। ये क्या लिख रहा है, ड्यू टू बिल्डिंग ब्लॉक, यानी जो निर्माण खंड है, निर्माण खंड अपना बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से कौन जाना जाता है अपनी बॉडी के अंदर, प्रोटीन जाना जाता है। क्या है, प्रोटीन जाना जाता है। कुछ मात्रा के अंदर क्या फैट भी होता है। तो जब प्रोटीन और फैट की यदि कमी हो जाए भोजन के अंदर लंबे समय तक, तो क्या हो जाएगी, अपनी ग्रोथ जो होती है वो एक अनुचित तरीके से, नहीं प्रॉपर वे के अंदर नहीं हो पाती है, जिससे या तो बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, कई बार बहुत मरियल दुबला पतला हो सकता है, मतलब ग्रोथ क्या प्रॉपर वे के अंदर वो नहीं चल पाती है। अगला लेकर का वाइटल ऑर्गन नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी जो कुछ तो अपनी बॉडी के जो महत्वपूर्ण अंग जो हैं, ठीक है, कुछ जो महत्वपूर्ण अंग है वो सही तरीके से क्या है, कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये मालन्यूट्रिशन के 4 प्रभाव, पहला क्या बताया, थकान, दूसरा बताया डिजीज हो जाएगी, तीसरा बताया ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो सकती, और चौथा क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये है मालन्यूट्रिशन का इफेक्ट जो है बॉडी पर पड़ने वाला। अब इसके अंदर यानी जो मालन्यूट्रिशन जो है, कुपोषण है, वो कौन कौन से होते हैं। जिससे पहला हमने लिख रखा है विटामिन मालन्यूट्रिशन है, फिर अपन लिखेंगे जो मिनरल्स मालन्यूट्रिशन है, ठीक है, और जिसे मतलब खनिज तत्वों की कमी से अपन किस तरीके से बॉडी के अंदर क्या है वो हो सकता है, या विटामिन की कमी से या प्रोटीन की कमी से कौन कौन से डिजीज वगैरह हो सकते हैं। तो अपन 3 पढ़ेंगे यहाँ पर, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या लिखा, विटामिन मालन्यूट्रिशन यानी विटामिन कुपोषण। क्लियर, इसमें क्या लिखा, विटामिन आर माइक्रो पार्ट ऑफ फूड बट इंपॉर्टेंट वर्क पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या लिख रखा है, जो प्रोटीन जो होता है, सॉरी विटामिन जो होता है वो भोजन का एक सूक्ष्म भाग होता है, मतलब बहुत छोटा पार्ट होता है, बहुत कम मात्रा के अंदर अपन लेते हैं इसको, लेकिन कार्य की दृष्टि से अपनी ये कहें तो विटामिन क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी विटामिन क्या है, माइक्रो पार्ट ऑफ फूड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है किसकी दृष्टि से, वर्क ऑफ व्यू, यानी कार्य करने की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला क्या लिखा है, बाय शॉर्टेज ऑफ वन और मोर विटामिन इट रिफ्लेक्ट्स इट्स सिम्टम्स क्लियरली। यानी क्या कह रहा है, किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर, किसी
एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण जो है बॉडी के अंदर में क्या होते हैं, स्पष्ट नजर आने लग जाते हैं। क्या काम ने स्पष्ट क्या हो गया, नजर आने लग जाते हैं। अब कौन कौन सी विटामिन है, क्या क्या उसका इफेक्ट होता है, वो अपने टेबल के द्वारा अपन देखेंगे। अब अपन देखते हैं जो विटामिन मालन्यूट्रिशन था उसके अंदर यानी विटामिन की अपन ने लिख रखा है, टेबल बना रखी विटामिन, फिर डिजीज और क्या लिखा सिम्टम, यानी कौन कौन सी विटामिन की यदि कमी क्या होती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी के अंदर। देखिए फर्स्ट लिख रहा है हमने विटामिन ए, क्या लिख रखा है, विटामिन ए जिसका नाम है रेटिनोल। क्या है, रेटिनोल। इससे डिजीज यानी इसकी कमी हो गई विटामिन ए की तो कौन सा रोग हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको अपन हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी, रतौंधी मतलब ये दो शब्द से मिलकर बना, रतौंधी रात प्लस अंधा, ठीक है, यानी रात को अंधा मतलब उसको रात को दिखाई नहीं देना। अनेबल टू सी एट नाइट और डिम लाइट, यानी लाइट कम हो यानी कम प्रकाश हो तथा अंधेरा हो यानी रात को उसको क्या होता है, कम दिखाई देता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जिसमें रात को या अंधेरे में उसको दिखाई नहीं देता है। नंबर 2 विटामिन बी जिसका नाम है थायमिन। कौन सा रोग होता है विटामिन बी की कमी से, बेरी नामक रोग हो जाता है। इस बेरी के लक्षण क्या है, लो हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट जो है वो क्या हो जाती है, हृदय की धड़कन जो होती है वो कम हो जाती है। वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व, यानी जो पेशियां और जो तंत्रिकाएं हैं उनके अंदर क्या आ जाती है, अपनी बॉडी के अंदर कमजोरी आने लग जाती है। अगला थर्ड है विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन। इसका नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। जो इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। क्या है, राइबोफ्लेविनोसिस। इसके सिम्टम क्या है, रप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस, यानी मुख के जो किनारे जो होते हैं, जो अपनी लाइन जो होती है और जो होठ की जो अपनी त्वचा होती है वो क्या होती है, फट जाती है। यानी लाइन जो होती है अपनी ये और जो अपनी जो होठ के ऊपर जो स्किन पाई जाती है वो क्या होती है, फट जाती है। और अपनी मेमोरी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसके अंदर कमी आ जाती है, स्मृति के अंदर यादाश्त के अंदर क्या होती है, कमी आ जाती है। फिर है विटामिन B3 यानी उसका नाम है नियासिन। विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा होता है, पेलेग्रा रोग होता है। इसमें सिम्टम्स क्या है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल ऑन टंग्स एंड स्किन, यानी जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना। पपड़ियाँ मतलब पपड़ी सी जम जाती है अपने जीभ पर और त्वचा पर, ऐसा लगता है कि एक लेयर सी जमी हुई होती है, तो एक अजीब सा हमें महसूस होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है विटामिन C जिसका नाम क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल नाम होता है। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। अब स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, अपीयरेंस ऑफ स्पॉट ऑन स्किन। क्या कहते हैं, मसूड़े जो अपने जो होते हैं उन मसूड़ों से क्या होता है, रक्त आने लग जाता है। कई बार आप जो टूथपेस्ट वगैरह करते हैं उसमें आप देखा होगा ब्लीडिंग आती है, एक पायरिया रोग भी होता है, वो एक अलग मैटर है। और कई बार ऐसे जो अपन लगने से ब्लड आता है वो एक अलग मैटर है। जबकि जो इस विटामिन C की कमी से है तो उसके अंदर मसूड़ों से क्या रक्त आने लग जाता है और त्वचा पर क्या है, धब्बे से धब्बे अपने बन जाते हैं। तो वो स्कर्वी रोग की कमी से, स्कर्वी रोग में होता है विटामिन C की कमी से। उसके बाद में विटामिन D जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या लिखा, बोन्स ऑफ लेग्स बेंड्स इनवर्ड, बेंडिंग ऑफ नी, यानी पैरों की जो हड्डियां जो अपनी है वो मुड़ जाती है और घुटने जो होते हैं वो अपने जो यहाँ वाले घुटने जो होते हैं वो पास पास से आ जाते हैं। इसका कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक व्यक्ति है जिसकी टांग धनुषकार हो गई तो वो किसकी कमी से हो सकता है, कौन सी विटामिन की कमी से हो सकता है। धनुषाकार का मतलब क्या हो गया, टांग का मुड़ जाना या टेढ़ी हो जाना। धनुष का मतलब क्या होता है, यूं होता है अपने, तो यानी टांग जो उसकी टेढ़ी हो जाती है, घुटने जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं इस तरीके से, और टांग क्या होती है, बैंड हो जाती है। अपनी जो पैर होता है वो क्या होता है, बैंड हो जाता है। इसलिए अपन क्या कह रहे हैं, इसके टांग है वो धनुषाकार होगी। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति है उसकी टांग जो धनुषाकार होगी तो कौन सी विटामिन की कमी से है, वो विटामिन D की कमी से होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपको जो है टेबल है वो याद करनी है, पूरी की पूरी लर्न करनी है। आपके पास विटामिन A, B, B2, B3, C और D आपको लिखा रहेंगे। इससे कमी से होने वाले रोग लिखा सकते हैं, लिखा रखे हैं, और क्या लिखा रखे हैं, लक्षण लिखा रखे हैं। बड़ा क्वेश्चन आता है वो चीज़ अलग है, लेकिन सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन आता है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, विटामिन B की कमी से कौन
कौन सा रोग होता है, इससे क्या लक्षण होते हैं, इन्हीं कई बार नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन बी का नाम क्या है, विटामिन B2 का नाम क्या है, और सी का नाम क्या है, डी का क्या नाम है। तो अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रत्येक लाइन में एक क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर आ गया विटामिन ए, इसका नाम पूछ ले, क्वेश्चन आ गया, इसका मिश्रण और रोग पूछ ले और इसके लक्षण पूछ ले। तो प्रत्येक लाइन के अंदर अपने आप में क्या है, एक एक क्वेश्चन बन रहा है। तो ये था आपका विटामिन माल न्यूट्रिशन, यानी विटामिन की जो कुपोषण के जो प्रभाव हैं वो हमने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन कुपोषण, यानी प्रोटीन की जो है वो कमी से क्या होता है। इस प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो क्वाशियोर और एक होता है मरेशमस रोग होता है। ठीक है, तो क्वाशियोर में क्या लिख रखा है, डिजीज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, आगे लिखा है ब्रैकेट के अंदर नो कैलोरी दैट इज कार्बोहाइड्रेट फैट एक्सेट्रा डेफिशिएंसी। यानी ध्यान रखें, ये जो क्वाशियोर जो रोग है वो केवल और केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से होने वाला रोग है, केवल और केवल प्रोटीन, यानी भोजन के अंदर। बाकी सारे तत्व तो आपको क्या क्या बताए थे, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है और वाटर। आपको 7 ऐसे भोजन के हमने तत्व बताए थे जो संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट के अंदर हमें रिक्वायरमेंट थी। उन 7 में से यदि केवल और केवल प्रोटीन की कमी हो और बाकी सब क्या मिले, उसको प्रॉपर मात्रा के अंदर मिले, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर मात्रा के अंदर है, वसा भी प्रॉपर मात्रा के अंदर है, विटामिन भी प्रॉपर मात्रा के अंदर है, रेसे भी उसको प्रॉपर मात्रा में, जल है, एक्स्ट्रा जो भी 6 है आपके वो उसको प्रॉपर मात्रा में मिल रहे, केवल और केवल प्रोटीन यदि उसके अंदर नहीं हो तो उसके समय कौन सा रोग हो सकता है, क्वाशियोर रोग हो सकता है। ये कैलोरी मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट रसायन की कमी से होने वाला रोग ही नहीं होता है। अब इसके सिम्टम क्या, देखो स्वलन स्टोमक यानी पेट के अंदर क्या होती है, सूजन आ जाती है, यानी पेट ऐसा भारी भरकम सा उसको दिखाई देता है। टेक्सलेस मील यानी इसको कम भोजन लेता है, मतलब उसको भूख क्या होती है, कम लगने लग जाती है। स्किन बिकम ड्राई यानी स्किन जो है वो शुष्क हो जाती है। ब्लैक यानी काली हो जाती है। पेल का मतलब पीली हो जाती है। स्पॉटी का मतलब धब्बेदार हो जाती है, यानी पेट में सूजन आ जाती है, उसको भूख कम लगती है और त्वचा जो है वो शुष्क हो जाती है, काली हो जाती है, पीली हो जाती है और धब्बेदार हो जाती है। और अगला लक्षण इसका लिखा रिटार्डेड ग्रोथ, यानी जो वृद्धि जो है उसकी क्या होती है, कम हो जाती है, मंद हो जाती है। तो ये क्या था आपका प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के अंदर पहली डिजीज कौन सी थी, क्वाशियोर रोग है। ठीक है, अब अपन दूसरा रोग उसका देखते हैं, मरेशमस रोग। ठीक है, सेकेंड अपने कौन सी है, मरेशमस डिजीज, किसकी कमी से होने वाली है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के कारण। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डिजीज ड्यू टू बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी। ध्यान रखें, इधर हमने क्या लिख रखा है, डिजीज ड्यू टू बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी। यहाँ हमने क्या लिखा, डिजीज ड्यू टू प्रोटीन, यानी केवल और केवल प्रोटीन की कमी हो तब तो ये कौन सी डिजीज होनी है, अपनी क्वाशियोर डिजीज होगी। और यदि प्रोटीन के साथ साथ जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए या फिर किसी कमी हो जाए, वसा की कमी हो जाए, तो वहाँ कौन सी डिजीज हो सकती है, मरेशमस डिजीज हो सकती है। मतलब अपन ये कहें कि उसको भोजन मिले ही नहीं, ये मान के चल सकते हैं अपन, भोजन उसको मिले ही नहीं, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सी डिजीज हो सकती है, मरेशमस डिजीज हो सकती है। इसके सिम्टम देखिए, फर्स्ट है बॉडी श्रिंक एंड बीकम वीक, यानी जो सिकुड़ कर जो शरीर जो है उसका बिल्कुल सिकुड़ जाता है, यानी दुबला पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। वहाँ हमने क्या लिखा है, स्वेलन स्टोमक, यानी पेट के अंदर क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। अगला है संकन आई, यानी आंखें हैं वो धंस जाती है। स्किनी बॉडी यानी शरीर दुबला पतला हो जाता है। रिटार्डेड ग्रोथ यानी मंद वृद्धि होती है, यानी ग्रोथ क्या होती है उसकी बहुत कम होती है। अब ये जो ध्यान रखें, एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि प्रोटीन मालन्यूट्रिशन जो होता है उसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, 2 रोग हैं इसके अंदर, एक तो क्वाशियोर और रोग बताया हमने, दूसरा हमने बताया मरेशमस डिजीज। ध्यान रखें, मरेशमस का मतलब मरा हुआ, मरियल सा, मतलब तो बिल्कुल दुबला पतला, जिसकी ग्रोथ हुई भी नहीं हो, जिसको ये मान के चलें कि भूखमरी से है, उसको पोषण मिला ही नहीं हो, तो वो डिजीज मरेशमस डिजीज को अपन बाहर से देख के अपन आप लोगों के सामने 2 व्यक्ति बिठा दें, एक क्वाशियोर रोग का बिठा दें और कौन से एक मरेशमस का बिठा दें, तो अपन आसानी से उसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि क्वाशियोर रोग है उसके अंदर तो क्या व्यक्ति एकदम भारी भरकम, यानी पेट के अंदर क्या स्वेलिंग उसको दिखेगी, यानी सूजा हुआ पेट उसका होगा। ठीक है, और ये जो है मरेशमस उसके अंदर व्यक्ति क्या बिल्कुल दुबला पतला हुआ, ऐसा लगता है वो मरियल टाइप में है, वो अपने दिखाई देता है। तो ये आप क्या था, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। थर्ड अपना है मिनरल मालन्यूट्रिशन, यानी खनिज कुपोषण।
क्या है? खनिज कुपोषण। पहला था अपना विटामिन का हमने पढ़ा, प्रोटीन का हमने पढ़ा, और तीसरा है मिनरल्स माल न्यूट्रिशन, खनिज कुपोषण। डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी इज कॉल्ड मिनरल माल न्यूट्रिशन, यानी शरीर के अंदर यदि खनिज पोषक तत्वों की कोई कमी हो जाती है और उससे यदि कोई डिजीज हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? मिनरल्स माल न्यूट्रिशन कहलाता है। अभी एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर नेम ऑफ मिनरल्स एंड मेन फंक्शन यानी उसके प्रमुख कार्य हमने लिखे हैं। अब ये खनिज तत्व के सोर्स क्या है वो मैंने नहीं लिखे, आपकी बुक के अंदर टेबल दे रखी है कि जैसे सोडियम है वो किस किस में पाया जाता है, सोडियम वो किस में पाया जाता है, वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि उससे क्वेश्चन कम ही आते हैं। जो क्वेश्चन जो आते हैं वो ये आते हैं कि सोडियम की जो है मेन फंक्शन क्या है, पोटेशियम में क्या है, तो कुछ को मैंने पेयर के जोड़े के अंदर लिख रखा है और कुछ को हमने सिंगल लिख रखा है। फर्स्ट जोड़ा हमने लिख रखा है सोडियम और पोटेशियम का, यानी इन दोनों का सोडियम और पोटेशियम के जो है फंक्शन जो है वो सेम है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है सोडियम और पोटेशियम। पहला इसके अंदर देखो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, आयनिक बैलेंस, यानी जो मांसपेशियों के अंदर जो संकुचन है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? सोडियम और पोटेशियम के द्वारा। तंत्रिकीय आवेग संचरण, आवेग संचरण का मतलब जो अपने इम्पल्स जो अपने आते हैं, जैसे अपन किसी की गर्म वस्तु के हाथ लगाते हैं और जैसे ही गर्म वस्तु के हाथ लगाते हैं, हाथ लगाने के साथ ही अपना हाथ तुरंत अपन वहाँ से हटा लेते हैं। क्लियर है? अब हमने हाथ लगाया, वो अपनी जो स्किन जो है उसको एहसास हुआ होगा कि ये चीज़ बॉडी जो है वो गर्म है, यहाँ हमें नुकसान हो सकता है, हमने तुरंत वहाँ से हमने क्या हाथ हटा लिया। तो ये आवेग जो संचरण का जो संतुलन जो है, ये जो आवेग संचरण है वो किसकी वजह से होता है? सोडियम और आयन की वजह से, पोटेशियम आयन की वजह से। और एक आयन संतुलन बनाना, यानी बॉडी के अंदर आयनों का जो बैलेंस जो होता है, आपने जो चैप्टर आएगा अपना सिस्टम वाला उसके अंदर अपन पेशियों के अंदर जो गतियाँ पढ़ेंगी अपन, उनमें पेशियों में संकुचन क्रियाविधि पढ़ेंगे, उसके अंदर भी अपन क्या पढ़ेंगे? आयन का बैलेंस अपन पढ़ेंगे। तो ये सोडियम और पोटेशियम मुख्य कार्य जैसे मांसपेशियों का संकुचन है, तंत्रिक आवेग का संचरण है, आयन का संतुलन बनाना, ये किसके कार्य हैं? सोडियम और पोटेशियम के। नेक्स्ट मैंने लिखा है कैल्शियम और फॉस्फोरस, इन दोनों के भी सेम कार्य हैं। जैसे क्या लिख रहा है? बोन एंड टीथ ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ, यानी जो हड्डियाँ और जो दांत हैं उनकी मजबूती और उनके अंदर वृद्धि कैसे होगी, ग्रोथ कैसे होगी, वो डिपेंड किस पर करता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस पर करता है। आपने देखा होगा हमने पहले भी लिखा है, जो विटामिन डी की कमी से हमने लिखा था कि जो अपने लेग जो है, टांग जो है वो धनुषाकार हो जाती है, यानी बैंड हो जाती है। और यहाँ हमने क्या लिखा? हड्डियों की जो ग्रोथ और मजबूती के लिए हमें कौन रिक्वायरमेंट है? कैल्शियम और फॉस्फोरस है। इसी तरीके हमने लिख रखा है आयरन, एफ यानी लोहा तत्व जो होता है उसके बारे में देखो, ये लिख रहा है प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन विद मिक्सिंग द ब्लड, ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यू, यानी रुधिर के अंदर जो हीमोग्लोबिन का निर्माण जो होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वर्णक जो पिगमेंट जो ब्लड के अंदर होता है वो उसका निर्माण किसकी वजह से होता है? आयरन की होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यू यानी जो ऊतकों का जो ऑक्सीकरण है उसके अंदर भी क्या होता है? आयरन क्या होता है? हेल्पफुल होता है। और लास्ट हमने लिखा आयोडीन, प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, यानी थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। अब दो चीज़ मैं लिख करके, एक तो एनीमिया डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, यानी आयरन की कमी होने से जो रोग होता है उसका नाम होता है एनीमिया, ठीक है। और एक लिखा गोइटर एंड गलगंड, जिसको हिंदी में घेंगा भी बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यानी ये किसी कमी से हो रहा है? आयोडीन की कमी से। अभी हमने लिखा कि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है कौन? आयोडीन। ये कहाँ है? ये थायराइड ग्रंथि का नाम सुना होगा आपने। यहाँ गर्दन के अंदर अपने नेक के अंदर एक एच के आकार की ग्रंथि पाई जाती है इस तरीके से, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। उस थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन का स्त्राव होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। और उस थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किसके माध्यम से होता है? आयोडीन के द्वारा होता है। यदि इस आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा। और जब थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा तो अपने गले के अंदर यहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, यानी गले के अंदर क्या होगी? सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। और स्वेलिंग को ही अपन क्या बोलेंगे? गलगंड रोग बोलते हैं, गोइटर रोग बोलते हैं। तो ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया कहेंगे। और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन यानी आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? तो गोइटर रोग होता है, गलगंड रोग होता है। ठीक है, तो ये था आपका मिनरल्स माल न्यूट्रिशन। इसके अंदर आपको मैंने 1 2 3 4 5 और 6 है जो है वो खनिज तत्व लिखा है, उनकी मेन फंक्शन हमने लिखा है। तो इस तरीके से आपको जो है तो पहले पढ़ाया हमने
न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में पढ़ाया, फिर फूड के बारे में पढ़ाया, उसके बाद में हमने माल न्यूट्रिशन पढ़ाया, फिर माल न्यूट्रिशन के जो कुप्रभाव जो प्रभाव हैं क्या क्या वो हमने लिखा है। उसके बाद माल न्यूट्रिशन के हमने टाइप्स लिखाए हैं, किस किस तरीके से मिनरल्स माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है और विटामिन माल न्यूट्रिशन है। तो इनसे होने वाले डिजीज और उनके प्रभाव हमने लिखाए हैं। यदि इसमें क्यूरीज या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर देंगे। थैंक यू।